इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी मणिपुर सीएम के इस्तीफे से मची हलचल की, दिल्ली में नई सरकार के गठन की तेज हुई कोशिशों की, जानेंगे महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली को लेकर कैसे फंसा चुनाव आयोग, पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव ने दिया क्या जवाब, देखेंगे दिल्ली में मिली जीत के बाद आपको कहां देनी पड़ेगी बड़ी परीक्षा, और बुलेटिन के आखिर में बात पाकिस्तान में बढ़ते सियासी संकट की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेंगलुरु में एयरो इंडिया की शानदार शुरुआत, चीफ एयर मार्शल के साथ सेना प्रमुख ने भी तेजस से भरी उड़ान, 14 फरवरी तक चलेगा ये कार्यक्रम। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान होगी व्यापार तकनीकी हस्तांतरण पर चर्चा, यूएसआईएसपीएफ प्रमुख मुकेश अघी का बयान, अमेरिका भारत पर ज्यादा रक्षा यंत्र खरीदने का बना रहा दबाव। भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे विदेश मंत्रालय, कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले संसदीय पैनल ने की सिफारिश, भारत के पास अभी 42 देशों में नहीं है स्थायी मिशन। प्रयागराज में महाकुंभ में महाजाम, 10 घंटे से फंसे श्रद्धालु, संगम स्टेशन अगले आदेश तक बंद, 12 फरवरी को पूर्णिमा पर होगा बड़ा स्नान। ये तो थी सुर्खियां, अब बात बड़ी खबर की। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने आखिरकार अपना पद छोड़ दिया है। अचानक दिल्ली पहुंचे बीरेन्द्र सिंह ने पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। राज्य में अब अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो आखिर क्यों एन बीरेन्द्र सिंह को देना पड़ा इस्तीफा, देखिए ये रिपोर्ट। 3 मई 2023 से ही मणिपुर में हिंसा चल रही है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रहे टकराव में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, तो हजारों अपना घर छोड़कर राहत कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। 21 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, ना तो मणिपुर शांत हो पाया और ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जरूर इस बीच बार बार मणिपुर गए और पीएम मोदी से भी मणिपुर जाने की मांग की। इस बीच राज्य के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वो हिंसा के लिए खुद को ही दोषी बता रहे थे। मैतेई समुदाय के लोगों की तरफ से की गई हिंसा पर अपनी आंखें बंद करने की बात कह रहे थे। वैसे बीरेन्द्र सिंह ने इस ऑडियो को फर्जी करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी फॉरेंसिक जांच के आदेश दे दिए गए। मणिपुर की सरकार पहले से ही मुश्किल में दिख रही थी। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बीजेपी के ही आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों के आने की खबरें भी आने लगी। सत्ताधारी दल के 7 विधायक तो बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली तक पहुंच गए थे। यानी मामला हाथ से पूरी तरह से निकलता देख बीजेपी हाईकमान ने बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा देने को कह दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को भेज दिया। अपने इस्तीफे में बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने समय पर कार्रवाई की, मदद की और विकास के काम किए। हर मणिपुरी के हितों की रक्षा के लिए कई परियोजनाएं भी चलाई। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वो इसी तरह काम करती रहे। मणिपुर को अब नया सीएम मिलेगा, यानी बीजेपी को अब 2 सीएम ढूंढने हैं, एक मणिपुर के लिए तो दूसरा दिल्ली के लिए। बीजेपी में सीएम पद को लेकर बैठकें चल रही हैं, क्योंकि सीएम फेस को लेकर लंबी लिस्ट है। वहीं आप हार की समीक्षा में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर बैठक बुलाई गई है, तो क्या कुछ हुआ बैठक में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी जो फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, उनके वापस लौटने पर ही सीएम के नाम का ऐलान करेगी। तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सीएम आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके कुछ ही देर बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा भंग कर दी, जिससे नई सरकार गठन का रास्ता भी साफ हो गया। अब इस बीच उपराज्यपाल को इस्तीफा देकर आतिशी सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल ने मीटिंग की और हार के कारणों की समीक्षा की गई। उन तमाम मुद्दों पर बात हुई जिसके चलते विधानसभा चुनाव में हार मिली है। इसके बाद आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता ने आपके 22 विधायकों पर भरोसा करके दिखाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। विपक्ष की भूमिका निभाना और भाजपा की जवाबदेही तय करवाना हमारी जिम्मेदारी है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को
22 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी सरकार बनने से पहले ही दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा, साथ ही कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। यानी सरकार बनाने से पहले ही बीजेपी ने केजरीवाल की घेराबंदी शुरू कर दी है और इस बीच बीजेपी के अंदर अब नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि नतीजों के बाद एक बार फिर चुनाव में धांधली के आरोप लगने लगे हैं चुनाव आयोग पर। ये आरोप हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। राहुल ने खुलकर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर चुनाव आयोग को घेरा था और अब इंडिया के अंदर इसे लेकर आवाज और तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव में जीतने वालों को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए थे। इन नेताओं ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कथित रूप से हुई धांधली और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए थे। साथ ही वोटर लिस्ट में अनियमितताओं और नए मतदाताओं को जोड़े जाने के आंकड़ों पर भी चर्चा की थी, जो गंभीर मुद्दा है। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि हमारे भी मन में है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए थे। वोटर लिस्ट से कहीं मतदाता गायब कर दिए गए तो कहीं अनियमित रूप से नाम जोड़े गए। ये सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बीजेपी को जनता का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए। वहीं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दिल्ली चुनाव में हार के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने को कारण बताया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदाता सूची में हेराफेरी की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वामपंथी नेता ने अब बिहार चुनाव को लेकर चिंता जताई है कि महाराष्ट्र और दिल्ली का पैटर्न कहीं बिहार में भी न दोहराया जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, जहां बीजेपी और उसके सहयोगियों ने शानदार जीत हासिल की थी। दिल्ली में भी यही कहानी दोहराई गई। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो चुनाव एक तमाशा बनकर रह जाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में क्या धांधली हुई, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी उठा दिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने तुरंत ही पीएम मोदी को करारा जवाब दे दिया। तो क्या कहा तेजस्वी ने, देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद सबकी नजरें बिहार के विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। एनडीए नेताओं में अलग जोश दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हो या बीजेपी के नेता मंगल पांडे, सब एक ही बात दोहरा रहे हैं कि दिल्ली तो बस झांकी है, बिहार अभी बाकी है। उनके इन अरमानों पर आरजेडी विधायक और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ब्रेक लगा दिया है। तेजस्वी ने एनडीए नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। एक तरह से उन्होंने एनडीए नेताओं को बिहार चुनाव के लिए अलर्ट कर दिया है कि जैसे दिल्ली में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, वैसी ही जीत बिहार में मिलने की उम्मीद ना रखें। बिहार को पहले समझना पड़ेगा और बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। बिहार में आने के बाद उन्हें समझ आएगा कि यहाँ उन्हें क्या करना होगा, इसलिए बिहार को समझना आसान नहीं होने वाला। वहीं दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता मालिक है और जनता ही फैसला करती है। ये लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है। जनता जिसको वोट देती है वही सरकार में आता है। तेजस्वी ने कहा कि निश्चित तौर पर 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी उम्मीद है कि भाजपा ने जो वादे दिल्ली वासियों से किए हैं, उन वादों को पूरा करेगी, कहीं सिर्फ जुमलेबाजी तक ये ना रह जाए। तेजस्वी के बयानों ने जीत के जश्न में डूबे उन एनडीए नेताओं को झटका जरूर दे दिया है जो बिहार में अभी से जीत का दावा ठोक रहे हैं। इंडिया गठबंधन बिहार में पूरी तरह से एकजुट है और बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया अपनी ताकत दिखाने को तैयार भी है। लेकिन उससे पहले गुजरात निकाय चुनाव में इंडिया की बड़ी परीक्षा होने वाली है। गुजरात की 66 नगर पालिका और एक नगर निगम जूनागढ़ में चुनाव हो रहा है और यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है, तो बीजेपी भी मुश्किल में दिख रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सत्ता से बाहर होते ही उसकी पंजाब सरकार के सुरक्षित रहने पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन पंजाब से पहले आपकी परीक्षा मोदी के गढ़ गुजरात में होने वाली है। गुजरात में जूनागढ़ नगर निगम के साथ 66 नगर पालिका और 3 तहसील पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने 2178 सीटों के लिए चुनावों का ऐलान किया है। इसमें बीजेपी 68 नगर पालिकाओं में कुल 196 सीटों पर चुनाव से पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। ऐसे में आपके सामने अब बाकी सीटों पर मजबूती से लड़ने की चुनौती है। आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस ने कुल 1600 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।
वहीं जूनागढ़ की मांगरोल पालिका में आप और कांग्रेस के स्थानीय नेता गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और वडोदरा की करजन नगर पालिका में आपने बीजेपी के तमाम बागियों को टिकट दी है। गुजरात में स्थानीय निकाय की इन सीटों के लिए 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 18 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में आपकी हार के बाद गुजरात की आगे की राजनीति के लिए स्थानीय निकाय के चुनावों को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ग्राम पंचायत और फिर अगले साल की शुरुआत में बड़ी नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। गुजरात में लोकसभा चुनावों में आप और कांग्रेस साथ थे। अब देखना होगा कि दिल्ली के बाद गुजरात में आप और कांग्रेस आगे साथ रहते हैं या अलग अलग बीजेपी को हराने की तैयारी करते हैं। गुजरात में इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी अगर हारी तो उसके लिए चिंता जरूर बढ़ जाएगी। दिल्ली चुनाव में मिली जीत का उत्साह फीका पड़ जाएगा। बीजेपी टेंशन में है। वैसे टेंशन तो किसानों ने भी मोदी सरकार को दे रखी है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया। इस बीच अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगभग 1 साल से किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। उनका आंदोलन छिटपुट तरीके से बढ़ता गया। शंभू बॉर्डर से खनौरी बॉर्डर तक किसानों के संघर्ष का दायरा बढ़ता गया, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं जताई। लेकिन किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच अब पिछले 75 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने मेडिकल हेल्प लेनी छोड़ दी है। डॉक्टरों का कहना है कि ड्रिप लगाने के लिए उनकी नसें तक नहीं मिल पा रही। ऐसे में अब उनके पैरों की नस के जरिए ड्रिप लगाने समेत दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि डल्लेवाल के हाथों की ज्यादातर नसें बंद हैं और ऐसी जटिलता के साथ ड्रिप लगाने से उनकी सेहत को और नुकसान हो सकता है। इस बीच केंद्र सरकार की कृषि मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देश भर के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए। दरअसल इस बार के केंद्रीय बजट ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी जैसी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बजट में भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, जिस पर अब किसानों ने महापंचायत बुलाई है। 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक होनी है। इससे पहले आंदोलनकारी किसानों ने 3 महापंचायत बुलाई है। 11 फरवरी को किसान फिरोजपुर एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसी दिन रतनपुरा मोर्चा में महापंचायत होगी। 12 फरवरी को खनौरी और उसके अगले दिन शंभू बॉर्डर पर महापंचायत होगी। अब इस महापंचायत में किसान किस फैसले पर पहुंचेंगे, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि मोदी सरकार की चिंता बढ़ने वाली है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सियासत में लगातार टकराव बना हुआ है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस बीच इमरान खान ने सेना प्रमुख को पत्र लिखा है, तो क्या कहा है इमरान खान ने, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल से देश के सेना प्रमुख असीम मुनीर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने साथ जेल में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने सेना की राजनीति में दखल को गलत बताते हुए इसे रोकने की मांग की है। इमरान खान ने अडियाला जेल में तैनात एक सैन्य अधिकारी पर शोषण और उनके अधिकारों के हनन के आरोप लगाते हुए कहा कि अफसर अदालत के आदेशों की अनदेखी करते हुए खराब बर्ताव करता है। उन्हें 20 दिनों तक जेल की ऐसी बैरक में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। इतना ही नहीं, उनके सेल की बिजली भी 5 दिनों तक काट दी गई। अदालत के आदेश के बावजूद उनको 6 महीने में सिर्फ 3 फोन कॉल करने की अनुमति दी गई। उन्होंने आगे कहा कि सेना और जनता के बीच हालिया वर्षों में भरोसा कम हो रहा है, जो बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सेना अपनी संवैधानिक सीमाओं में काम करे। इमरान का कहना है कि उनकी तरफ से उठाए 6 बिंदुओं पर जनमत संग्रह कराया जाए, तो 90% पाकिस्तानी उनका समर्थन करेंगे। ये बिंदु चुनाव धांधली, 26वें संवैधानिक संशोधन के जरिए न्यायपालिका पर कब्जा, पीईसीए जैसे कठोर कानून बनाकर जनता का शोषण, राजनीतिक अस्थिरता और पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर कार्रवाई शामिल है। ये नहीं हो रही है, बल्कि आवाम और सेना के बीच की खाई भी बढ़ रही है।